मेरा नाम मधु सक्सेना है। मैं 55 वर्ष की हूँ और जब मैं यह वाक्य अपने मन में दोहराती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उम्र ने मुझे थका दिया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे समय ने बहुत शांति से मेरे कंधों पर हाथ रखा हो, बिना जल्दबाजी, बिना सवाल, बस यह जताने के लिए कि मैंने बहुत कुछ जिया है। यह कहानी किसी असाधारण स्त्री की नहीं है। न इसमें कोई बड़ा हादसा है, न कोई ऐसी जीत जिसे सुनकर तालियां बजें। यह कहानी एक साधारण भारतीय स्त्री की है और शायद इसी वजह से यह बहुतों को अपनी लग सकती है। मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर सवाई माधोपुर में पैदा हुई थी। वही शहर जहां दोपहर की धूप बहुत तेज होती है, लेकिन लोगों की बोली में अब भी ठहराव होता है। मेरे पिता गोविंदराम सक्सेना स्थानीय स्कूल में पढ़ाते थे। अनुशासन उनके स्वभाव में था, लेकिन कठोरता नहीं। मेरी माँ शांति देवी घर संभालती थीं। मैंने उन्हें कभी ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना। न शिकायत करते, न किसी पर दोष रखते। वह अक्सर कहा करती थीं, घर आवाज से नहीं, धैर्य से चलता है। तब मैं उस वाक्य को समझ नहीं पाती थी। आज लगता है वही वाक्य मेरी पूरी जिंदगी में धीरे धीरे उतरता चला गया। शादी हुई तो मैं सवाई माधोपुर से कोटा आ गई। नया शहर, नया घर, नए रिश्ते और बहुत सारी अनकही उम्मीदें। किसी ने बैठकर नहीं समझाया कि एक बहू को कैसे रहना चाहिए, लेकिन माहौल ने सब सिखा दिया। कब मुस्कुराना है, कब चुप रहना है, कब अपनी बात मन में ही दबा लेनी है। मैंने खुद को ढाल लिया, जैसे हम में से ज्यादातर औरतें ढाल लेती हैं। उस समय मुझे यह सब गलत नहीं लगता था। मुझे लगता था कि यही समझदारी है, यही जिम्मेदारी है। मेरे पति अशोक सक्सेना नौकरी करते थे। आमदनी सीमित थी, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत थीं। मैंने इच्छाओं को सीमित करना बहुत जल्दी सीख लिया। सुबह जल्दी उठना, रसोई में चूल्हा जलाना, सबके लिए चाय बनाना, बच्चों के टिफिन, सास ससुर की दवाइयां, घर का हिसाब, यही मेरी दुनिया थी। और सच कहूं तो मुझे उस दुनिया से कोई शिकायत नहीं थी। मुझे लगता था कि यही जीवन है, निभाने का नाम। फिर मेरे जीवन में आरव आया, मेरा बेटा। जिस दिन वह पैदा हुआ, मुझे पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। जैसे अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं रही। उसकी नींद, उसकी भूख, उसकी हंसी, सब कुछ मेरे अस्तित्व से जुड़ गया। उसकी पढ़ाई, उसके संस्कार, उसका भविष्य हर समय मेरी आंखों के सामने रहता था। मैंने उसे कभी सख्ती से नहीं पाला। मुझे भरोसा था कि अगर माँ सही समय पर, सही ढंग से बात करे, तो बेटा जरूर सुनेगा। समय बहुत तेजी से बीत गया। आरव स्कूल से कॉलेज पहुंचा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब वह मेरी उंगली पकड़ने से अपनी राह चुनने लगा। मैं हर दिन उसके लिए प्रार्थना करती थी कि वह सही रास्ता चुने। मेरे लिए सही का मतलब बहुत साधारण था, ईमानदारी, मेहनत और परिवार की कद्र। मुझे यह अंदाजा नहीं था कि उसके लिए सही का मतलब मुझसे अलग हो सकता है। धीरे धीरे हमारे बीच बातें कम होने लगीं। वह अपनी दुनिया में व्यस्त रहने लगा, अपने दोस्तों, अपने सपनों, अपने फैसलों में। मैंने खुद को समझाया कि यह उम्र का असर है। हर पीढ़ी का अपना समय होता है, लेकिन एक माँ का मन तर्क से नहीं चलता, वह चिंता से चलता है। जब आरव ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो मुझे सही नहीं लगे, तो मैंने बहुत संभलकर उससे बात की। बिना आरोप के, बिना ऊंची आवाज के। मैंने बस इतना कहा कि अनुभव उम्र से नहीं, समय से आता है और कभी कभी बड़ों की बात सुन लेने में कोई नुकसान नहीं होता। उसने मेरी बात नहीं सुनी। उस दिन कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, कोई तेज आवाज नहीं उठी, कोई दरवाजा जोर से बंद नहीं हुआ। बस उसने मेरी ओर देखा और अपने रास्ते पर चल पड़ा। उस नजर में तिरस्कार नहीं था, लेकिन वह अपनापन भी नहीं था जिसकी मैं आदी थी। उसी पल मुझे पहली बार समझ आया कि माँ की बात हर उम्र में आदेश नहीं होती। उस दिन के बाद मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। पहले मैं हर छोटी बात पर बोल देती थी, अब शब्द गले में अटकने लगे। रात को जब सब सो जाते, तब मैं जागती रहती, सोचती रहती, क्या मैंने ज्यादा कहा या कम कहा?
क्या मेरी चुप्पी पहले आ जानी चाहिए थी या अब बहुत देर हो चुकी है? चुप रहना आसान नहीं होता। चुप रहना मतलब भीतर बहुत कुछ बोलते रहना। दिन में मैं सामान्य रहती, लेकिन रात में अपने ही सवालों से घिर जाती। कभी अपनी माँ याद आती, जो बिना कहे बहुत कुछ सह लेती थीं। तब मुझे लगता था कि वह कमजोर हैं। अब समझ आने लगा कि शायद वह कमजोर नहीं, बहुत समझदार थीं। समय बीतता गया। आरव अपने फैसलों के साथ। उस दिन के बाद जिंदगी बाहर से बिल्कुल वैसी ही चलती रही जैसी हमेशा चलती आई थी। वही सुबह की जल्दी, वही रसोई की गंध, वही कोटा की गलियां जिनसे मैं रोज गुजरती थी। अगर कोई बाहर से देखता तो उसे लगता कि मधु सक्सेना की जिंदगी में कुछ बदला ही नहीं है। लेकिन सच यह था कि मेरे भीतर कुछ बहुत गहराई से खिसक गया था। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, कोई तेज टकराव नहीं था, बस जैसे किसी ने मन के भीतर की जमीन थोड़ा सा हिला दी हो, इतनी कि खड़े रहने में असहजता महसूस होने लगे। पहले मैं आरव की हर छोटी बात पर कुछ न कुछ कह देती थी, कभी माँ होने के अधिकार से, कभी अपने अनुभव के भरोसे। अब शब्द होंठों तक आकर रुक जाते। मैं खुद से पूछती, क्या यह कहना जरूरी है? क्या इससे सच में कुछ बदलेगा? और ज्यादातर बार जवाब नहीं होता। धीरे धीरे मैंने बोलना कम कर दिया। ये चुप्पी कोई गुस्से की सजा नहीं थी, न कोई नाटक। ये थकान थी, बार बार समझाने की, बार बार सही साबित होने की। रातें सबसे कठिन हो गईं। दिन में काम मुझे संभाले रखता, सब्जी काटने की आवाज, प्रेशर कुकर की सीटी, बाहर से आती ट्रैफिक की हलचल। लेकिन रात को, जब अशोक और आरव सो जाते, तब मेरी बेचैनी जाग जाती। अंधेरे में छत को देखते हुए सवाल अपने आप उठ खड़े होते। क्या मैंने ज्यादा कहा था? क्या मुझे पहले ही रुक जाना चाहिए था? या शायद मुझे और मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए थी? इन सवालों के कोई साफ जवाब नहीं थे, और शायद यही बात मुझे सबसे ज्यादा थका रही थी। इन्हीं रातों में मुझे अपनी माँ, शांति देवी, बहुत याद आने लगीं। बचपन में मुझे लगता था कि वह हर बात सह लेती हैं, इसलिए चुप रहती हैं। तब मुझे उनकी चुप्पी कमजोरी लगती थी। अब जब मैं खुद उसी उम्र के पास पहुंच चुकी हूं, तो समझ आने लगा कि उनकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वह अनुभव से उपजी समझ थी। उन्होंने बहुत पहले जान लिया था कि हर बहस जीतने से रिश्ते नहीं बचते, और हर दर्द को शब्दों में उतारना जरूरी नहीं होता। समय बीतता गया। आरव अपने फैसलों के साथ आगे बढ़ता गया। कुछ फैसले उसे आगे ले गए, कुछ ने उसे ठोकर भी दी। मैं सब देखती रही, हर सफलता पर भीतर ही भीतर खुश होती रही, और हर असफलता पर मन ही मन डरती रही। कई बार जी चाहा कि कहूं, मैंने कहा था, लेकिन मैंने नहीं कहा, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा था कि कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं सिखा सकते। अनुभव और कभी कभी असफलता उनसे कहीं बेहतर शिक्षक होते हैं। इस चुप्पी ने मुझे पहली बार खुद की ओर मोड़ दिया। जब बाहर बोलने की जरूरत कम हुई, तो भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगी। पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि मैं पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीती रही। चुप्पी के साथ जीना मैंने कभी सीखा नहीं था। बचपन से ही मुझे यह सिखाया गया था कि जो सह सकता है वही मजबूत है, और जो बोलता है वही परेशानी बढ़ाता है। इसलिए जब मैं चुप हुई, तो शुरू में मुझे लगा जैसे मैं हार रही हूं, जैसे मैंने मां होने की अपनी जगह छोड़ दी हो। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि यह हार नहीं थी, यह एक विराम था, और कभी कभी विराम ही हमें खुद से मिलवाता है। कोटा की सुबहें अब मुझे अलग तरह से दिखने लगी थीं। पहले मैं दिन की शुरुआत कामों की सूची से करती थी, अब सुबह उठते ही कुछ पल यूं ही बैठ जाती। खिड़की से आती धूप, सड़क पर जाते लोग, पास के मंदिर की घंटी, सब कुछ वही था, लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। अब मैं चीजों को देखने लगी थी, सिर्फ निभाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। अशोक इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। वह ज्यादा सवाल नहीं करते थे, लेकिन उनकी निगाहों में कभी कभी एक ठहराव होता था। शायद उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं पहले जैसी क्यों नहीं रही।
पहले मैं हर बात पर प्रतिक्रिया देती थी, अब मैं सुनती थी। और अजीब बात यह थी कि हमारी बातचीत में अब कम शब्द होते थे, लेकिन कम थकान भी होती थी। कभी शाम को साथ बैठकर चाय पीना, कभी बिना किसी विषय के बालकनी में खड़े रहना। ये सब पहले समय की बर्बादी लगते थे, अब जीवन लगने लगे थे। आरव से मेरी बातचीत भी बदल चुकी थी। अब मैं उससे सवालों की बारिश नहीं करती थी। न यह जानने की जिद कि उसने दिन कैसे बिताया, न यह चिंता कि वह मेरे बताए रास्ते पर चल रहा है या नहीं। जब वह बोलता, मैं सुनती। कई बार उसकी बातें मुझे बेचैन कर देती थीं, डर भी लगता था, लेकिन मैं खुद को रोक लेती थी। मैं जान चुकी थी कि हर डर को आवाज देना जरूरी नहीं होता। कुछ डर हमारे होते हैं, बच्चों के नहीं। एक दिन उसने अचानक मुझसे पूछा, माँ, आप पहले जैसी क्यों नहीं रहीं? उसके स्वर में शिकायत नहीं थी, बस हैरानी थी। मैं कुछ पल चुप रही। फिर मैंने कहा, शायद क्योंकि अब मैं खुद को भी सुनने लगी हूं। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उस चुप्पी में दूरी नहीं थी। उसमें एक नई समझ थी, जैसे पहली बार उसने मुझे सिर्फ माँ की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखा हो। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कब से खुद को भूलती आ रही थी। मैं हमेशा किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहू बनी रही। इन सब भूमिकाओं में मैं ईमानदार थी, लेकिन कहीं न कहीं अधूरी भी। अब पहली बार मैं मधु। अब दिनों का बोझ हल्का होने लगा था, हालांकि जिम्मेदारियां कम नहीं हुई थीं। वही घर, वही रसोई, वही कोटा की धूल भरी सड़कें, वही पड़ोस की आवाजें, सब कुछ पहले जैसा ही था। लेकिन फर्क यह था कि अब मैं इन सब के बीच खुद को भी देख पा रही थी। पहले मैं जिंदगी के बीच में खड़ी रहती थी, अब मैं जिंदगी को अपने भीतर से गुजरते हुए महसूस करने लगी थी। सुबह जब मैं रसोई में चूल्हा जलाती, तो पहले की तरह मन कहीं और नहीं भागता था। पहले काम करते हुए भी दिमाग कल की चिंता और आने वाले कल की योजना में उलझा रहता था। अब मैं सब्जी काटते हुए उसकी खुशबू पहचानती, चाय उबलते हुए उसकी आवाज सुनती, और यह सब करते हुए खुद को वहां मौजूद पाती। यह कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन यह सच्चा था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी हमेशा भागने का नाम नहीं होती, कभी कभी रुककर सांस लेने का नाम भी होती है। अशोक के साथ मेरा रिश्ता भी धीरे धीरे एक नए संतुलन में आ रहा था। हम दोनों ने कभी खुलकर अपने जज्बातों पर लंबी बातें नहीं की थीं। शायद हमारी पीढ़ी ने यह सीखा ही नहीं था, लेकिन अब बिना कहे बहुत कुछ समझ में आने लगा था। कभी वह अखबार पढ़ते हुए मुझसे पूछ लेते, आज सब ठीक है, और मैं सिर हिला देती। उस छोटे से सवाल में अब औपचारिकता नहीं होती थी, एक सच्ची परवाह होती थी, और मुझे जवाब देने के लिए ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती थी। आरव जब घर आता तो मैं उसे ध्यान से देखती। उसका चेहरा अब पहले से अलग था, ज्यादा आत्मविश्वास, लेकिन कहीं कहीं थकान भी। पहले मैं उस थकान को देखकर तुरंत कुछ कह देती थी, कोई सलाह, कोई चेतावनी। अब मैं बस देखती थी। कई बार वह खुद ही बोल पड़ता, अपने काम के बारे में, अपने फैसलों के बारे में, अपनी उलझनों के बारे में, और मैं बिना टोके सुनती रहती। मुझे समझ आने लगा था कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी किसी को सुना जाना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। इन दिनों मुझे अपनी माँ की बातें बार बार याद आती थीं। उनका धैर्य, उनकी चुप्पी और वह अजीब सी स्थिरता जो उनके चेहरे पर हमेशा रहती थी। पहले मुझे लगता था कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं जिया। अब लगता था कि शायद उन्होंने बहुत कुछ जिया, बस दिखाया नहीं। शायद उन्होंने भी यही सीखा था कि हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती और हर बात कहीं नहीं जाती। कुछ बातें भीतर सहेज ली जाती हैं ताकि जीवन आगे बढ़ सके। मैंने अपने लिए छोटे छोटे पल चुनने शुरू किए। कभी दोपहर में थोड़ी देर छत पर बैठ जाना, कभी पुराने गानों को सुनना, कभी बिना किसी वजह पुरानी डायरी के पन्ने पलटना। ये पल बहुत साधारण थे, लेकिन इन्हीं में मुझे खुद का कभी कभी बदलाव बाहर से नहीं दिखता, लेकिन भीतर कुछ ऐसे खिसकता है कि इंसान खुद को पहचान नहीं पाता।
मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं वही मधु सक्सेना थी, वही घर, वही रिश्ते, वही जिम्मेदारियां। लेकिन अब मैं अपनी ही जिंदगी में एक अलग जगह खड़ी थी। पहले मैं हमेशा सबसे पीछे रहती थी, सबको आगे बढ़ाती हुई। अब बिना किसी घोषणा के, बिना किसी अपराध बोध के, मैं खुद को थोड़ा आगे लाने लगी थी। कोटा की दोपहरें अब मुझे बोझ नहीं लगती थीं। पहले दोपहर का सन्नाटा मुझे डराता था, क्योंकि उसमें सवाल बहुत जोर से सुनाई देते थे। अब वही सन्नाटा मुझे ठहराव देता था। मैं कभी खिड़की के पास बैठ जाती, कभी छत पर जाकर आसमान देखती। बादलों को देखकर मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि जिंदगी को हर समय किसी दिशा में धकेलना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें बस बहने के लिए होती हैं। अशोक ने एक दिन मुझसे कहा, तुम अब ज्यादा चुप रहती हो, लेकिन परेशान नहीं लगती। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अब मैं खुद से भाग नहीं रही। उस पल मुझे समझ आया कि मेरे भीतर जो बदलाव आया है, वह सिर्फ मेरा नहीं है। वह मेरे रिश्तों को भी धीरे धीरे छू रहा है। जब हम खुद के साथ ईमानदार होते हैं, तो आसपास के लोग भी हमें उसी सच्चाई में देखने लगते हैं। आरव के साथ मेरा रिश्ता अब किसी रस्सी की तरह नहीं था, जिसे कसकर पकड़ना पड़े। वह एक पुल जैसा हो गया था, दोनों तरफ से आजाद, लेकिन जुड़ा हुआ। जब वह मुझसे अपनी बातें साझा करता, तो मैं पहले की तरह बीच में टोकती नहीं थी। मैं उसे सुधारने की कोशिश नहीं करती थी। मैं बस मौजूद रहती थी। और उसी मौजूदगी में मुझे एहसास हुआ कि माँ होना सिर्फ दिशा दिखाना नहीं है, कभी कभी साथ चलना भी माँ होना ही है। इन दिनों मैंने अपने पुराने डर भी पहचानने शुरू किए। डर कि अगर मैंने ज्यादा सोच लिया तो लोग क्या कहेंगे। डर कि अगर मैंने खुद को महत्व दिया तो कहीं स्वार्थी न कहलाऊं। लेकिन अब मैं उन डर से लड़ती नहीं थी, मैं उन्हें देखती